आज हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं और प्लस में उसका एमसीक्यू भी लगाएंगे लास्ट में। तो देखिए, न्यायपालिका ये जो है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था वहाँ से प्रेरित होकर आया है। ये सब क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो है ये 3 स्तरीय ढांचे में है। 3 स्तरीय ढांचे में कौन? एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और दूसरा होता है उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, और तीसरा होता है अधीनस्थ न्यायालय जिसे जिला न्यायालय या अन्य निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय अगर देखेंगे तो ये संघीय न्यायालय होता है। संघीय न्यायालय, संघ का चर्चा किसमें है? भाग 5 में। तो इसका वर्णन भी भाग 5 में है। आर्टिकल लेके कहाँ से कहाँ तक? 124 से 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये क्या करता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसी के अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। तो और कह रहा है कि भारत के संविधान का भी रक्षक है, मतलब कि संविधान के मूल ढांचे में कोई हेरा फेरी नहीं किया जा सकता, वो संविधान का भी सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। तीसरा कह रहा है भारत के संविधान का अंतिम जो व्याख्याता है तो ये यही है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। लास्ट डिसीजन इसी का होगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे आर्टिकल जो 124 है 124, ये क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन संरचना। आर्टिकल जो 124 है इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात किया गया है और उसके गठन संरचना के बारे में। फिर इसमें मूल संविधान में ये जो कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? तो 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। उसमें से एक था मुख्य न्यायाधीश और 7 थे न्यायाधीश थे, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अभी में हमारे जो न्यायालय में न्यायाधीश हैं वो बढ़ गए हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों का? तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये कोलोजियम की सलाह पर, कोलोजियम क्या होता है ना, ये जजों की एक पीठ बैठती है और ये पीठ जो होता है विषम संख्या में, जैसे 7 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, कुछ इस तरह का कोलोजियम होता है। जजों की संख्या को ही क्या कहते हैं? कोलोजियम कहते हैं। और वर्तमान में अभी हमारे मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन जो विधेयक था वो ये इसके बारे में 2019 के थ्रू ये किया गया था, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं। आगे क्या है? अनुच्छेद 125 आएगा इसके बाद, 24 के बाद। अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया तो उसमें रहने वाले जो लोग होंगे उनके वेतन भत्ते के बारे में बात किया जाएगा। तो वो 125 में आर्टिकल 125 में कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये वाला बात बहुत याद रखना है कि इसमें जो नियुक्त होते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसका वेतन या छुट्टी वगैरह देने का काम कौन करता है? तो ये संसद निर्धारित करता है। अब उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया तो कौन? संसद ही बढ़ाया था, जिसमें राष्ट्रपति कोलोजियम के थ्रू बढ़ाए थे। और वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अगर देश में वित्तीय आपात लगता है ना, तो जो जितने बड़े बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं उनकी सैलरी काट लिया जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर वित्तीय आपात रहे तब तो ये हो सकता है संभावना कि इनकी सैलरी में परिवर्तन किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और कह रहा है मुख्य न्यायाधीश जो उनकी सैलरी कितनी होती है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनकी सैलरी होती है 2,80,000, और जो नॉर्मल न्यायाधीश होते हैं तो उनकी सैलरी होती है 2,50,000, मतलब यूँ कहो 2.5 लाख, ठीक है।
जो पेंशन मिलता है वो अंतिम माह का 50% मिलता है, ठीक है। मतलब जब रिटायर होंगे तो जो उस टाइम जो पेंशन मतलब सैलरी पाते रहेंगे उसका आधा उनको पेंशन के रूप में जब काम नहीं करेंगे फिर भी दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पद विमुक्ति, ठीक है। एक ठो तो नियुक्ति होता है और एक ठो होता है विमुक्ति। कब कब विमुक्ति होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद विमुक्त हेतु संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करता है। मतलब दोनों सदन कौन कौन सा संसद का, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, इन दोनों सदन में प्रस्ताव पारित होता है तब उनको विमुक्त किया जाता है, यहाँ से प्रार्थना होती है, ठीक है। और कारण क्या होता है, अगर सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता हुई, मतलब कि उनका भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है कि ये भ्रष्टाचारी है भैया, तो उनको विमुक्त किया जा सकता है, यही कारण बन सकता है। और प्रस्ताव पारित कैसे होगा, तो दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से इनका प्रस्ताव पारित होता है और मतदान में उपस्थित व भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 हिस्सा मतलब 2/3%, ये बहुत वोट होता है, ठीक है। इसके थ्रू इनको प्रस्ताव इनका पारित होता है और इसके पश्चात यह पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास भेजता है। मतलब दोनों सदन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अपना क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, भाई ये सच में भ्रष्टाचार है या फिर हमारे मतलब समर्थन में काम नहीं कर रहा है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जो पद विमुक्ति का प्रस्ताव होता है ना, लोकसभा में लगभग 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद अध्यक्ष और सभापति को दिया जाता है, ठीक है। कुछ आगे वाला पॉइंट देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ किए थे वो कौन थे, हीरालाल जेकानिया। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, ठीक है। वर्तमान में गवई जी हो गए हैं, वो भी तो बदल ही गए हैं, गवई भी बदल गए हैं, उनका नाम कुछ और है, चलो छोड़ो उनको। सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे, ठीक है। सबसे अधिक समय तक रहने वाले। और अगला सबसे कम समय तक जो मुख्य न्यायाधीश काम किए थे तो वो थे कमल नारायण सिंह, ठीक है। अगला है PIL के समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो PN भगवती, जो शुरुआत 1979 में थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब तो उतना तो हमारा आर्टिकल 125 के बारे में था। अब आर्टिकल 126 में क्या है कि वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में। वर्तमान मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो वाले, जिसे एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद जब रिक्त होता है तब ये काम करना शुरू करते हैं। मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, मतलब मान लो उनके घर शादी विवाह पड़ गया या फिर कहीं चले गए तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो या फिर मतलब जैसे उनका महाभियोग हो, मतलब हटा दिया जाए, तो उस टाइम भी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वो पद को संभालते हैं, ठीक है। आर्टिकल 127 में क्या कहा गया है, एक तो होते हैं तदार्थ न्यायाधीश, ठीक है। तदार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसे एडॉक जज कहा जाता है, ये सत्र को आयोजित करने या जारी करने के टाइम होता है। अस्थायी न्यायाधीश की गढ़पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होते हैं और अस्थायी अवधि के लिए होती है। मतलब इनका लिमिट टाइम नहीं है, जब मर्जी तब उनको हटा दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए
विधिवत योग्य होते हैं। मतलब कि ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके रूप में भी, मतलब उनका भी ये पद धारण कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि ये लायक नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, बहुत सारे न्यायाधीश और भी होते हैं, तो उनके बारे में आर्टिकल किस में कहा गया है, 128 में कहा गया। देखो 24 में क्या कहा गया, 26 में क्या कहा गया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 27 में एडहॉक जज होते हैं जो, ठीक है, जिसे तदार्थ न्यायाधीश कहते हैं। और 128 में क्या कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाले कुछ अन्य सेवानिवृत्त जो होते हैं, मतलब सेवा देते हैं, वो न्यायाधीश, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आर्टिकल है 129, अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 129 है। लोग 124 मार देते हैं जो कि गलत है, ये ही आंसर सही होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य हमेशा के लिए अभिलेख और गवाही के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अभिलेख का मतलब यही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है इसमें। आर्टिकल आता है 130, इसमें क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक या सीटें, उसके बारे में बताया गया है किसमें, आर्टिकल 130 में। इसमें क्या आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेंगे। जैसे हैदराबाद तथा श्रीनगर में न्यायाधीश बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। अगला आर्टिकल जो होता है 131 आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ तक इसका मूल अधिकार क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्यायाधीश के बारे में नहीं है, ठीक है। यह एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला किया जाता है, जिसमें कुछ विवाद इस तरह के शामिल हैं कि कहाँ कहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो मामला सुलझा सकता है। तो जैसे केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई आपसी विवाद हुआ तो वहाँ पर ये मतलब मामला सुलझा सकता है। और अगर केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच एक तरफ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच दूसरी तरफ हो, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुलझाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कुछ हो गया तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस मामले को सुलझाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह जो क्षेत्राधिकार विशेष और मूल है, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं आर्टिकल 132, इसमें कह रहा है कुछ मामलों में जो उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्र अधिकार। कुछ मामलों में जैसे उच्च न्यायालय जिसे किसे कहते हैं, हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट से जो अपील करेगा उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, अपीली क्षेत्र अधिकार, उसके बारे में किस में चर्चा की गई, तो 132 में। इसमें क्या कर रहा है, देश का सबसे बड़ा अपीली जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब कि लास्ट डिसीजन इसी का होगा। अगला कह रहा है उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, ठीक है। ये किस में है, आर्टिकल 132 में।
मतलब उच्च न्यायालय में कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, तो ये सुन लीजिएगा। अगला है प्रकरण। प्रकरण में क्या होता है, जैसे संवैधानिक हुआ, दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हुआ, तो इन तीनों का भी मतलब तीनों को सुनता है। ठीक है। आर्टिकल 133 आता है, अनुच्छेद 133। इसमें क्या कह रहा है कि सिविल मामलों के संबंध में जो उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, ये सिविल मामले के बारे में कह रहा है। और ये कुछ मामले के बारे में कह रहा था, जैसे कुछ मामला कौन कौन सा था, संवैधानिक था, दीवानी था, फौजदारी था। ये कह रहा है सिविल मामले के बारे में, तो दीवानी मामले जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 133 में कहा गया है, इसमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों को विरुद्ध जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के लिए सागर्भित कानूनी प्रश्न है, तो उस टाइम क्या होगा, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आगे देख ले रहे हैं, तो आगे आर्टिकल 134, इसमें क्या कह रहा है कि आपराधिक मामलों के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्र है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या अपना डिसीजन देता है, कैसे देता है। तो जब देखो आप ये आपराधिक मतलब फौजदारी मामला होता है, तो आपराधिक या फौजदारी मामले में उच्च न्यायालयों के निर्णयों को विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अपील की जा सकती है, जब मतलब कि कब, जब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया होता तथा अपील के उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मान लो चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो छोड़ दिया, मान लो तुमको अपराधी साबित किए, वो छोड़ दिया, मतलब ज़्यादा पता नहीं पाया, छोड़ दिया। अब कोई रहेगा छुड़वाएगा थोड़ी कि ये गुंडा बदमाश है या मेरा चुराया है, उसके बाद तो वो ले जाके कहाँ ले जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला। तो हाई कोर्ट ने अगर उसको डिसीजन दे दिया, चलो तुमने ये गलती की है, तुमको मृत्युदंड दिया जा रहा है। अब ये जो मृत्युदंड पाया है ना, वो यहाँ नहीं रुकेगा, बोलेगा अब हम जाएंगे बड़का कोर्ट में, बड़का कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो उस टाइम ये तो फौजदारी मामला हुआ ना, मारपीट वाला, तो इसमें उस टाइम जा सकते हैं। और कब जा सकते हैं, किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो तथा अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो, तो ये सेम ही बात है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है, मतलब कि उच्च न्यायालय बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, अब जाओ तुम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हम ये तो तुम्हें मैं नहीं सुन सकते, तो क्या होगा, तब आप किस में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। ये फौजदारी मामला के बारे में बात हो रहा था, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 134 में। और आर्टिकल 133 में सुप्रीम कोर्ट कौन सा मामला सुनता है, तो दीवानी मामला। आगे देख ले रहे हैं, तो आर्टिकल 136 ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। ठीक है। तो इसमें पहला है कि विशिष्ट मामलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा या दंडादेश या आदेश की विशेष अनुमति दे सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो खंड 1 में है, खंड 1 मतलब अभी हम लोग ये पढ़े हैं, तो इसमें कह रहा है कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय,
निर्धारण या दंडादेश या आदेश पर लागू नहीं होगा। ये बोल रहा नहीं होगा, ठीक है। अगला आता है अनुच्छेद 137। इसमें क्या कहा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा मतलब कि पुनर्विचार जो संबंधी क्षेत्राधिकार हैं, कि मान लो सब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन सुना दिया, अब उसके लिए पुनर्विचार करने के लिए देखो भाई कोई गलती वलती तो नहीं हो रही, इसके बारे में क्या आर्टिकल किसमें है, तो 137 के थ्रू ये कहा गया है, 137 के थ्रू। तो इसमें क्या कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की जो शक्ति है। अभी यही सेम चीज़ है, बस थोड़ा बड़ा पढ़ लिया जा रहा है, बस आगे देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 138 इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार का विस्तार है इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो किसमें है 139 के थ्रू रीट क्या होता है, जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रीट जारी करता है कैसे करता है कि जो संविधान के अनुच्छेद 32 हैं इसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेध है, जो मतलब 5 प्रकार के रीट होते हैं ना, 5 रीटों के अनुसार ये क्या करता है, ये जारी करता है। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 139 के थ्रू। और ये रीट किस में है, आर्टिकल 32 में है। चलो आगे देख ले रहे हैं। तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसके आगे जो आता है आर्टिकल उसको शॉर्ट वे में समझ ले रहे हैं। जैसे कि ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 139। इसमें कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, अभी तो हम लोग इसको पढ़े रीट के बारे में, ठीक है। अब आ रहा है अनुच्छेद 140। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं, तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया उसी को लागू करना होगा, ऐसा बोल दिया है आर्टिकल किसमें, 141 में। आर्टिकल 142 में क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेश का प्रवर्तन। आर्टिकल 143 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति। और आर्टिकल 144 में क्या कह रहा है कि सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करना। और आर्टिकल 145 में क्या कहा गया है कि जो न्यायालय के नियम आदि के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 145 में। यही 2 आर्टिकल और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ और देखेंगे, उसके बाद फिर MCQ लगा रहे हैं। तो आर्टिकल 146 में क्या करा है, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी और कर्मचारी के व्यय के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 147 में व्याख्या की गई है इन सब का, ठीक है। अब MCQ पे देख ले रहे हैं, तो MCQ देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का चर्चा है, तो अभी हम लोग पढ़े थे भाग 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो हम लोग देखे थे रेगुलेटिंग अधिनियम 1973, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ था, उसी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के थ्रू हुई थी। ठीक है। और ये वाला कौन सा था कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो सर्वप्रथम ये 1973 में, उस टाइम अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं। चलो नेक्स्ट देख लें। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कब नियुक्ति होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता तब। नेक्स्ट देख लेना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम वो 10 साल उच्च न्यायालय में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में, फिर जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष होता है। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? मतलब जब पद खाली हो गया और इस पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं नहीं, तब कौन काम करेगा? तो ये जाते हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक घटना हो गया था बीबी गिरी के टाइम में। ठीक है, बीबी गिरी गिर गए थे। आगे देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो एम हिदायतुल्ला। यही बीबी गिरी जब त्याग पत्र दे दिए थे, बहुत बकलोल थे। चलो आगे देख ले रहे हैं। भारत में न्यायपालिका है तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी का अधीन नहीं है न्यायपालिका। चलो आगे देख ले रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, जब ये लोग मार झगड़ा कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है। आगे देख ले रहे हैं। उच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ये भारत और यूएसए में है। कहाँ पर है न्यायिक पुनरावलोकन? भारत और यूएसए में। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट। बस यही है, सुप्रीम कोर्ट तक इतना ही हमारा है टॉपिक।